हेलो दोस्तों, हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। तो हेडिंग लगाते हैं एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। प्रॉपर्टी एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। तो बेसिकली ये एनामोलस प्रॉपर्टी क्यों शो करता है? सेम रीजन अभी तक पढ़ते आए हैं। स्मॉल साइज, हाई EN, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। चौथा, क्योंकि ये बेसिकली नाइट्रोजन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड से, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, एब्सेंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये बेसिकली चार रीजन है जिसकी वजह से अपने ग्रुप के रेस्ट मेंबर से अपनी प्रॉपर्टी अलग डिफरेंट एनामोलस प्रॉपर्टी शो करता है। तो बेसिकली चलो नाइट्रोजन की एनामोलस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहला, ये बेसिकली नाइट्रोजन डायएटॉमिक गैस की फॉर्म में रहता है, डायएटॉमिक गैस की फॉर्म में रहता है। इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी हाई होती है। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कितनी? 941.4 किलो जूल पर मोल, बहुत ज़्यादा। ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर पे बेसिकली अब इनर्ट रहता है। जबकि ऑक्सीजन भी एयर में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन बेसिकली रिएक्शन कर जाता है, लेकिन नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करता रूम टेम्परेचर पे। इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, ये खुद को इनर्ट रखता है बेसिकली। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ऐसे तो बनाता है, ये इसकी टेंडेंसी होती है 2 पाई फॉर्म करने की। 2 पाई फॉर्म करता है, 2 पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, 2 पाई बॉन्ड। और हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाता है। हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ऐसा क्यों? बेसिकली नाइट्रोजन इनर्ट रूम टेम्परेचर पर क्यों होता है? बेसिकली इसमें पी ऑर्बिटल होता है। पहली बात तो इसका साइज क्या होता है? स्मॉल साइज। तो पी ऑर्बिटल बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। पी ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। छोटे छोटे अगर एलिमेंट छोटा है तो ओवरलैपिंग बेसिकली क्या होगी? छोटे छोटे हैं तो पास रहेंगे, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। इनके बीच में साइड, इसको क्या बोलते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होती है। साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इतनी बात चमकी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, रेस्ट ऑफ द मेंबर को देखते हैं। नाइट्रोजन देख लिया, और जबकि नहीं, नाइट्रोजन को छोड़ के नहीं पटी, ऐश्वर्या, सब भिड़े। तो बेसिकली फॉस्फोरस है बेसिकली P4 में एग्जिस्ट कर लेता है। किसमें? P4 में। ये हम पढ़ेंगे P4 में ये कैसे एग्जिस्ट करता है। 1 2 3 4, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। देखो उधर क्या था? 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट थे, लेकिन इधर ओनली क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। बेसिकली इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? लोन पेयर प्रेजेंट है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी, sp3 हाइब्रिड। इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी नाइट्रोजन की। इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का बहुत कम होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है तो मतलब, और इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कि क्या बेसिकली सिंगल बॉन्ड मिलता है इधर, सिंगल बॉन्ड इसमें P4 में, और इसमें टेट्राटोनिक कैसे, 1 2 3 चौथा ये लोन पेयर, इसको टेट्राटोनिक भी बोल सकते हैं, टेट्राटोनिक। तो बेसिकली ये सब प्रॉपर्टी है। नाइट्रोजन अलग शो करता है, बेसिकली नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है जबकि ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, मतलब इसको नाइट्रोजन 2 पाई बनाता है जबकि ये सभी सिग्मा बॉन्ड बना पाते हैं। कितनी बात चमकी होगी तुमको। रिएक्टिविटी ऑफ रूम टेम्परेचर की बात कर ले अगर, तो इसकी रिएक्टिविटी ऑफ रूम टेम्परेचर, नाइट्रोजन बेसिकली इनर्ट रहता था जबकि ये सब मेंबर रिएक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर हाई होती है, रूम टेम्परेचर पर इनर्ट नहीं होते हैं। रिएक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये सब प्रॉपर्टीज हैं, एनामलस प्रॉपर्टी इस तरह शो करता है। दूसरी एनामलस प्रॉपर्टी की तरफ देख बढ़ें तो दूसरी एनामलस प्रॉपर्टी क्या है बेसिकली, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या कैटिनेशन बेसिकली क्या होता है, कैटिनेशन बेसिकली क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, सेल्फ एटम की सेल्फ एक से मतलब सेम एटम एक दूसरे से लिंक करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो बेसिकली जनरली अगर मैं लिखूं, जनरली लिख रहा हूं, जनरली देखा जाता है कि अगर साइज क्या है, स्मॉल होगा तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, हाई। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा इधर, हाई। बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई। कैटिनेशन हाई हो जाएगी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। बेसिकली कार्बन की तरह बेसिकली कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो लेकिन देखा गया कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, अभी हमने क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने एलिमेंटल स्टेट में। इधर एलिमेंटल स्टेट नहीं, इधर सिंगल बॉन्ड है, याद रखना, वरना तुम कहो सर इसकी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ओल्ड स्टाइल फ्लोरीन क्लोरीन, इसमें देखा गया ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ इसमें देखा गया कि बेसिकली होना चाहिए था वैसे स्मॉल साइज ये सब हैं इनकी सबके, क्योंकि ये सेकंड पीरियड के हैं, थर्ड पीरियड के हैं। जनरली होना क्या चाहिए था ऐसे, लेकिन एक्सेप्शनली ऑर्डर आता है इस तरह। ऐसा क्यों, एक्सेप्शन, इसका रीजन भी बता रहा हूं मैं, रीजन क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं। तो छोटे साइज के पास, छोटा साइज है तो पास रहेगा तो लोन पेयर भी पास रहेंगे, तो आपस में क्या हो करेंगे, रिपल्सन, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। तो रीजन क्या है इसका, ड्यू टू, ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू, जनरली होता क्या है, स्मॉल साइज की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हाई होती है, कैटिनेशन भी हाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इधर, क्यों, उसका रीजन है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। तुमने बैलेंस BSc-PR में पढ़ा था, सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। इसीलिए लोन पेयर की वजह से रिपल्सन क्या हो जाता है, ज्यादा।
रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इनको तोड़ना क्या आसान। अगर किसी के बीच में झगड़ा हो रहा है और तुम उसको थोड़ी एनर्जी दे दो तो बेसिकली दोनों टूट जाएंगे। बेसिकली यही हो रहा है इधर। अब और तीसरी एनोमलस प्रॉपर्टी पढ़ें। तीसरी एनोमलस प्रॉपर्टी, तीसरी, नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन है यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p पाई बॉन्ड। ऐसा क्यों? बेसिकली ये कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है बेसिकली। और नाइट्रोजन के बीच में भी बॉन्ड बनते हैं, तुमने देखा होगा अभी। तो बेसिकली नाइट्रोजन के पास यूनिक एबिलिटी होती है p पाई बॉन्ड की। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली ये छोटा है तो इसके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाती है। अभी मैंने पहली स्लाइड में बताया था इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाती है। लेकिन जबकि हायर एलिमेंट्स में क्या होता है, साइज बेसिकली क्या होती है, साइज इंक्रीज हो जाती है। साइज इंक्रीज हो जाएगी तो ना इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। साइज बढ़ने से क्या हो जाता है हायर एलिमेंट्स में, जैसे नहीं पटी, ऐश्वर्या, हायर एलिमेंट्स ये है नहीं पटी, नाइट्रोजन को छोड़ो, नहीं पटी, ऐश्वर्या, सब भिड़े। तो बेसिकली क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज हो गया इधर, तो नो इफेक्टिव ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं हो पाती। इसी वजह से ये पी पाई का बॉन्ड नहीं बना पाते ओब्वियसली। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम चौथी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चौथी प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन चौथी प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम कोवेलेंसी ये शो करता है। नाइट्रोजन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो कर रहा है, 4। बट वैकेंट डी ऑर्बिटल इज एब्सेंट। बट वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होता है, एब्सेंट होता है। ऐसा क्यों? बेसिकली नाइट्रोजन करता क्या है, नाइट्रोजन की सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें नाइट्रोजन की, तो 2s2 2p3 ये कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है। तो इसका s में 2 और इलेक्ट्रॉन, p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 1 1। अब देखो इसमें d ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो मतलब ये बेसिकली चार बॉन्ड कैसे बना रहा है, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 कैसे शो कर रहा है। तो देखो बेसिकली नाइट्रोजन करता क्या है, नाइट्रोजन के पास कितने, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, चौथा लोन पेयर, 5वां लोन पेयर। ये सिंगल लोन पेयर है तो सिंगल बॉन्ड बना लेता है। लेकिन जो लोन पेयर है इसको वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए डोनेट कर देता है, इसीलिए ये 4 बॉन्ड बना लेता है। जबकि हायर एलिमेंट्स में देखा जाए, हायर एलिमेंट्स में बेसिकली NS हायर एलिमेंट्स, सपोज दैट मान लो तुम नाइट नहीं पटी, फास्फोरस ले लो, तो 3s2 3p3 यही होगी कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली इसको फिल करके देखो, एक इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। अभी इसका d खाली है, अब d ऑर्बिटल आ जाएगा। अब इसमें क्या है, फास्फोरस में बेसिकली d खाली है तो बेसिकली एक्साइटेड स्टेट में, ये बेसिकली ग्राउंड स्टेट में है।
अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो बेसिकली ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो ये है, अब डी के 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। बेसिकली ये डी में क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। मतलब आप कितने बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम कोवेलेंसी। तो जबकि नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड कैसे बनाता है, चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बना लेता है। तो ये बेसिकली इसकी एनामलस प्रॉपर्टी है। अब एक और एनामलस प्रॉपर्टी देख लो, चौथी, नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म p pi d pi, but higher elements so p pi d pi। ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेसिकली देखो, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल से। सपोज दैट PO3 -3 ले लो। अगर इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके स्ट्रक्चर PO4 लो, PO4 -3, एक बॉन्ड, अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो -1 चार्ज आएगा, बिल्कुल सही। इतनी बात चमकी। तो अगर फास्फोरस का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 3s2 और 3p3 आएगा। तो बेसिकली ये दो p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, बेसिकली एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो एक तो ये है, 3 इलेक्ट्रॉन ये है, चौथा इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा जंप करके, 1 2 3 4 5, 3 4 5। ये बेसिकली क्या है, इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन देखो, फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रही है, मतलब कि sp3, मतलब कि देखो 3 ऑर्बिटल्स बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेसिकली 3 ऑर्बिटल्स क्या है, ये 3 ऑर्बिटल्स क्या है, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, जबकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो देखो बेसिकली 3 तो सिग्मा 3 ऑर्बिटल, तो 3 तो सिग्मा, मतलब ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4 ऑर्बिटल्स तो सिग्मा सिग्मा बना लिया। अब लेकिन जो पाई बनेगा इधर, जो पाई बनेगा, बेसिकली ये पाई बन रहा है ना, तो ऑक्सीजन के पास तो डी पाई होता नहीं है, क्योंकि इसके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो ऑक्सीजन का पी पाई। और जबकि इसका अगर फास्फोरस को देखा जाए तो अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल्स, ये बेसिकली एस है, ये पी है, ये क्या है, डी है। तो मतलब इसका क्या आएगा, फास्फोरस का डी पाई पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग में अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो इतनी बात तुमको समझ में आई होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे अब हम। अब हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। जनरली जो होती है नाइट्रोजन फैमिली की, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए फैमिली में, तो मैंने -3 से कहाँ तक होती है, +5 तक शो करता है। लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो -3 होती है, +3 और कितनी, +5। ये बेसिकली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन देखो अब स्टेबिलिटी ऑफ, पहला एक स्टेटमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट,
-3 ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। जैसे जैसे डाउनवर्ड्स आओगे तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज इन साइज। और दूसरा मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? मेटेलिक करेक्टर बेसिकली क्या होगा? इंक्रीज होगा। मेटेलिक करेक्टर का क्या होगा? बढ़ेगा। मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा मतलब मेटेलिक करेक्टर बढ़ने लगा, इसका मतलब क्या है? ईएन कम हो जाएगी, ईएन कम। और मेटल की टेंडेंसी होती है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को देने की, ना कि लेने की। और लेस ईएन है अगर इलेक्ट्रोविटी कम है तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। नेगेटिव हाई ईएन वाले नेगेटिव चार्ज शो करते हैं, तो इसीलिए -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है। और दूसरा पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इसका रीजन तो पता होगा तुमको। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बेसिकली नाइट्रोजन फैमिली में +5 ऑक्सीडेशन NH2NP3 होती है, इनर्ट गैस। अब बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने लगता है तो ये टू इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? इनर्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे डाउनवर्ड्स आते जाते हैं तो दो इनर्ट डी इलेक्ट्रॉन एफ इलेक्ट्रॉन, जैसे डी और एफ इलेक्ट्रॉन सब सेल के इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगने लगता है। तो NH के ये दो इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउनवर्ड्स स्टेबल होने लगती है। इतनी बात तुमको चमकी होगी। तो बस इतनी सी बात ही चमकानी थी, तो दूसरा स्टेटमेंट चमक गया। अब तीसरा देख लो, कंपाउंड देख लो इसके। NH3 ये बेसिकली किस में पाया जाता है? NH3 -3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3। N2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। इसके कंपाउंड है, देख रहे हैं अपन। NH2OH इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट NO -2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2। NO2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? इधर +2 आएगी बेसिकली। और इधर -4। N2O5 की, N2O3 की, N2 3 दूनी 6 तो 2 3 +3 में आ जाएगा। और ऐसे N2O5 5 दूनी 10 और 2 से तो +5 इसकी ऑक्सीडेशन आती है। तो ये सब कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, बेसिकली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो इतनी बात तुमको चमकी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट चमक गया होगा। लेकिन इधर एक बात और लिख लो। अगर ये तो कंपाउंड लिख ही लेना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेना। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से कहाँ +1 से +4 तक है, +1 to +4 तक है, तो बेसिकली ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शन। तो जैसे HNO2 नहीं, एक कंपाउंड लो HNO2 ले लो। HNO2 बेसिकली ये कन्वर्ट होगा HNO3 में +NO में। तो बेसिकली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो 2 दूनी 4 +4 3 +3 आएगी। 3 दूनी 6 5, इधर
+5 शो करेगा, मतलब इधर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। और माय ऑक्सीजन तो इधर +2, मतलब इधर क्या हो रहा है रिडक्शन। तो आई थिंक चमकी होगी H3PO2 H3PO2। इसकी अगर इसका देखा जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 2 4, 4 2 4 3, मतलब +1 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेसिकली H3PO2। H3PO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 2 2 4, 4 3, छोड़ो इसको, ये वाली रिएक्शन मुझे याद भी नहीं। तो इतनी ये बेसिकली रिएक्शन है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रही है। फाइनली तुमको कंसेप्ट क्या याद रखना है कि अगर कोई भी कंपाउंड है नाइट्रोजन फैमिली का, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेके +4 तक के बीच में है तो वो बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। जैसे इधर बेसिकली क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, और इधर ही क्या हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है रिडक्शन। तो इतनी बात तुमको चमकी होगी। अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी विथ हेलोजन। चलो हाइड्रोजन देखो, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। ऐसा कर रहे हैं हम 15 16 17 का एक साथ ही पढ़ ले रहे हैं क्योंकि बार बार वही चीज। तो ग्रुप 15 के लिए भी पढ़ ले रहे हैं, ग्रुप 16 के लिए भी और ग्रुप 17 के लिए भी, तीनों ग्रुप्स के लिए बेसिकली हम पढ़ ले रहे हैं। तो जैसे ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 अगर सपोज दैट ग्रुप क्या है 15, अगर ग्रुप 15 है तो बेसिकली कैसे कंपाउंड बनाएगा कैसी हाइड्राइड बनाएगा ग्रुप 15। सपोज दैट एलिमेंट ग्रुप 15 का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और हाइड्रोजन की 1 होती है, तो ये बेसिकली क्या बनाएगा EH3 टाइप के कंपाउंड, EH3 टाइप के कंपाउंड। अगर ग्रुप 16 है तो बेसिकली एलिमेंट हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, ग्रुप 16 का एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। तो ये बेसिकली किस तरह की हाइड्राइड बनाएगा H2E टाइप की। अगर ग्रुप 17 की बात कर लें, ग्रुप 17 तो बेसिकली एलिमेंट भी +1 में होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, हाइड्रोजन की 1। तो बेसिकली EX टाइप के क्या बनेंगे, EX टाइप के क्या बनेंगे हाइड्राइड, EH टाइप के, HE या E टाइप के। तो बेसिकली अगर हम लिखना चाहें हाइड्राइड लिख के देख लो, नहीं पट्टी ऐश्वर्या सब भिड़े। तो बेसिकली हाइड्रोजन कितने EH3 टाइप की हाइड्राइड बनेंगे। ये बेसिकली ग्रुप 15 का है। ग्रुप 16 का देख लो, ग्रुप 16 का क्या बनेगा H2O ओल्ड स्टाइल से H2O ओल्ड स्टाइल से टी4। अगर हेलोजन ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली का देखना हो हाइड्राइड तो बेसिकली फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यही तो बनते हैं, HBr HCl, ये सब ग्रुप 17 के हाइड्राइड हैं। तो इतनी बात तुम हाइड्राइड चमके होंगे, तुमको कंपाउंड बनाने आ गए बस। बेसिकली अगर तुमको हाइड्राइड कंपाउंड बनाने आ गए, अब बात आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, ग्रुप ये हाइड्राइड देख लो अच्छे से। अगले स्लाइड में मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, हाइड्राइड कैसे बनते हैं बता दिया मैंने। तो बेसिकली जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप
कहाँ किस किस की बात कर रहे हैं? डाउन द ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं, 15 की, ग्रुप 16 की, ग्रुप 17 की, सभी की बात कर ले रहे हैं डायरेक्ट। तो बेसिकली हाइड्रोजन का जो सॉरी हाइड्रोजन का जो साइज है वो तो सेम रहने वाला है, लेकिन डाउन द ग्रुप जैसे कोई एलिमेंट 15, 16, 17 ग्रुप में होगा तो बेसिकली क्या होगा? साइज बेसिकली बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा? बेसिकली साइज इंक्रीज होगा। तो डाउन द ग्रुप अगर जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी? साइज ऑफ हाइड्रोजन तो रिमेन सेम रहने वाली है। साइज ऑफ हाइड्रोजन रिमेन सेम, साइज ऑफ हाइड्रोजन सेम है, साइज ऑफ हाइड्रोजन सेम है, बट साइज ऑफ एलिमेंट क्या लिखा था इधर? साइज ऑफ हाइड्रोजन, बट साइज ऑफ एलिमेंट क्या हो रहा है? साइज ऑफ एलिमेंट, साइज ऑफ एलिमेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइज ऑफ एलिमेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज। साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है मतलब कि बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? अरे भैया इंटर आयोनिक डिस्टेंस, जैसे जैसे ये साइज बढ़ता जाएगा तो बेसिकली एटॉमिक साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो उसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? थर्मल स्टेबिलिटी हीट देने पर बॉन्ड कैसे? थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिक नेचर बताओ। एसिडिक नेचर, थर्मल बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम है तो एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर बढ़ेगा ना, हाइड्रोजन तुरंत निकलेगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ी है, थर्मल स्टेबिलिटी कम है। तो मतलब एसिडिक नेचर क्या होगा? क्योंकि हाइड्रोजन जल्दी बाहर निकल जाएगा, एसिडिक नेचर कम होगा। बेसिक नेचर क्या होगा? बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। और अगर इसी में कमेंट करना चाहे ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर क्या होने वाला है? एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो रिड्यूसिंग नेचर बेसिकली क्या होगा? रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। रिड्यूसिंग नेचर भी बढ़ेगा। और क्या बताना है इसमें? और कुछ रह गया? थर्मल स्टेबिलिटी बस। अब देखो मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, ये कंसेप्ट है, पूरा पूरा कंसेप्ट है हाइड्राइड के केस में। और ग्रुप 15, 16, 17 सेम यही लगना है। अगर इनके ग्रुप 15, 16, 17 के हाइड्राइड मैंने लिखवा दिए हैं, अगर उनमें ये सब ऑर्डर पूछ लिए जाएं जैसे बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगी, अगर थर्मल स्टेबिलिटी पूछ ली जाए तो घटेगी, एसिडिक ऑर्डर पूछ लिया जाए तो बढ़ेगा, बेसिक घटेगा, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा। बस इतनी सी बात है। हाइड्राइड तुमको बनाना सिखा ही दिया तो, लेकिन फिर भी तुमको क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 15। अब बताओ ग्रुप 15 के हाइड्राइड तो तुमको लिखना आता है? नहीं, पटी, ऐश्वर्या, सब भिड़े। तो वैसे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी को, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी को तुम डायरेक्टली किससे? बॉन्ड स्ट्रेंथ से देख सकते हो। थर्मल स्टेबिलिटी बॉन्ड स्ट्रेंथ से देख सकते हो। कहाँ से? बॉन्ड स्ट्रेंथ से, बॉन्ड स्ट्रेंथ से। तो बेसिकली थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है क्योंकि साइज मतलब बढ़ रहा है,
तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है। अब देखो एक क्वेश्चन और, इसमें एक जो चीज़ छूट गई है वो भी मैं कवर कर दूंगा। एक चीज़ छूट गई है, बॉन्ड एंगल छूट गया है, तो बॉन्ड एंगल को अच्छे से समझा दूंगा इधर ही। तो बॉन्ड एंगल का सीधा क्वेश्चन कर लो ना डिक्रीजिंग, और उसी में समझ लो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ ग्रुप कितना, ग्रुप 15 16 ले लो, ग्रुप 16। तो बेसिकली ओल्ड H2O स्टाइल से T4। तो देखो फिर से मैं पूरी कहानी फिर से सुना रहा हूँ, पूरी कहानी। जैसे अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप, फिर से मैं पूरी कहानी सुना रहा हूँ, इस बार समझ लो, रिवीजन भी तुम्हारा इसी के बहाने हो जाएगा। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाते हो तो बेसिकली बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा, बॉन्ड एंगल पे, बॉन्ड डाउन द ग्रुप जाते हो तो EN ऑफ सेंट्रल एटम क्या होता है, EN ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज होता है। EN ऑफ सेंट्रल एटम, जैसे इसका ऑक्सीजन का हाई EN होता है, फिर इसका डिक्रीज करता जाता है EN ऑफ सेंट्रल एटम। तो बेसिकली बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल भी कम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो बेसिकली हायर, जैसे लोन पेयर इधर सपोज दैट ये एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन है, तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है, ये और बड़ा साइज, ये और बड़ा साइज, और बड़ा साइज। तो बेसिकली देखना EN ऑफ सेंट्रल एटम जैसे जैसे कम होती जा रही है, तो इस पर जो लोन पेयर है, EN का काम क्या है, लोन पेयर को संभाल के रखना। EN ऑफ सेंट्रल एटम कम होती जा रही है, मतलब यहाँ पर लोन पेयर नहीं संभल रहे हैं, तो लोन पेयर ज़्यादा, लोन पेयर नहीं संभल रहे हैं उस पर, लोन पेयर को ये ऑक्सीजन बेसिकली क्या है, सपोज दैट ऑक्सीजन है, तो ये लोन पेयर को पकड़ के बैठा है, पकड़ के बैठा है, तो लोन पेयर रिपल्सन नहीं लग पा रहा है। जबकि इधर जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते जाओगे तो बेसिकली लोन पेयर उतनी ज़्यादा EN है नहीं, तो लोन पेयर आवारा है, तो वो रिपल्सन लगाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो बेसिकली बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। जैसे जैसे EN कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम क्या होगा, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो EN ऑफ सेंट्रल एटम कम होगा, तो बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। आई थिंक ये बात तुमको चमक गई होगी। चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।